नमस्कारम। मैग्नस कार्लसन का जब भी नाम आता है चेस में तो डेफिनेटली हम लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ तो ऐसा नया खेलेंगे वो, कुछ तो ऐसी गेम होंगी आज कि कुछ मज़ा आ जाए, राइट? ये जो गेम आप देखने वाले हैं डेफिनेटली आपको लगेगा कि एक वर्ल्ड चैंपियन जो है उसके पास क्या एक्स्ट्रा ऐसा स्किल्स हैं चेस के, और कितना कॉन्फिडेंस है उनमें, और कैसे वो अनक्लियर पोजीशंस को भी इतना अच्छे से जज करते हैं कि बहुत ही मुश्किल है किसी अच्छे प्लेयर के लिए भी जज करना। राइट, तो इसमें हम देखेंगे मैग्नस कार्लसन का कॉन्फिडेंस, उनका जो गेम का जो स्टाइल है उसमें कितनी वैरायटी है। कभी कभी वो एंड गेम इतना अच्छा खेलते हैं, कभी कभी वो मिडल गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, और खासकर ये जो गेम है इसमें आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये गेम देखेंगे। ये जो गेम हुआ था ये क्लच चेस जो है एक यूएस में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, लीचेस पे आप देख सकते हो उसके जो गेम्स अवेलेबल है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस जियोंग जेफरी, जो कि यूएस के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर हैं और बहुत यंग भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तो बहुत ही अच्छे गेम्स उन्होंने खेला है अभी तक। तो क्विकली हम लोग गेम की तरफ जाते हैं और उसको डिटेल में देखेंगे मूव बाय मूव। सो यहाँ पे C4 खेला, स्टार्ट किया मैग्नस कार्लसन ने। C5, नाइट टू C3, G6, E3। अब यहाँ पे आप देखिए कि मूव ऑर्डर कैसे चेंज होके कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट आप C4 या D4 से करते हो, बट आफ्टर 5 और 7 और 10 मूव्स आपको एक पोजीशन आ जाएंगी जो आप एक्चुअली बोल सकते हो कि और किसी वेरिएशन से भी आ सकती है, राइट? तो यहाँ पे E3 खेला, यहाँ पे नाइट F6, D4, C cut D, knight E into D and D5. एक्चुअली ये सेम पोजीशन इवन आफ्टर आई विल से क्वीन B3। यहाँ पे आप देखिए कि यही सेम पोजीशन आप अलग अलग वेरिएशंस से ला सकते हो। जैसे कि हम देखें यहाँ पे, तो आप E4 से भी आ सकते हो, ये सेम वेरिएशन E4, C6, D4, D5, E into D, C into D, C4, नाइट F6, नाइट C3 एंड G6। अब देखिए आफ्टर 5 मूव्स हमने एक वेरिएशन जो E4 से खेला जिसको कि कारोकान का पैनोबोटोनिक वेरिएशन बोलते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन था जहां पे हमने C4 से स्टार्ट किया और आफ्टर 5 मूव्स सेम टू सेम पोजीशन आ गई है, राइट? तो जहाँ पे हमने इंग्लिश से स्टार्ट किया था C4 से, अब आप कारोकान के पैनाबोटोनिक वेरिएशन में आ गए हो। क्वीन B3 खेला यहाँ पे, और एक बहुत पॉपुलर लाइन है देखा जाए तो BG7। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन है एक्चुअली। जब भी G6 आप खेलते हो तो डेफिनेटली आइडिया ये होता है कि आप डी कट C जल्दी नहीं मारोगे, इवन अगर वाइट जो है वो CD5 मार लेता है, जो कि उन्होंने एक्चुअली खेला। मुझे याद है मेरा सेम इसी लाइन पे एक गेम हुआ था राकेश कुलकर्णी के साथ, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन था बिकॉज उसमें उन्होंने D4 पहले पुश नहीं किया था, और हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो E4, C6, C4, D5 वो लाइन हुई थी। वो थोड़ी सी इससे अलग है, लेकिन डेफिनेटली आइडियाज उसमें बहुत सारे मैच होते हैं, और ये एक वो भी एक मतलब इसी लाइन में एक गेम हम बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे गेम्स हुए हैं इसमें। सो यहाँ पे कैसल किया ब्लैक ने, बिशप E2। अब देखा जाए तो बिशप E2 के अलावा व्हाइट के पास यहाँ पे और एक आइडिया है जिसमें कि आप G3 जा सकते हो, बिकॉज दोनों में जो आइडियाज हैं, जो प्लान्स है वो सेम ही है। जैसे कि आप बिशप E2 में आप देख सकते हो कि मेन आइडिया ये है कि आप बिशप E2 जाके बिशप F3 रखोगे और D5 को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, जो कि एक्चुअली आइसोलेटेड पॉन है, तो मरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं उसके। और दूसरी बात, बाद में आप नाइट E2 खेल के शॉर्ट कैसलिंग के लिए जा सकते हो। सो यही मेन आइडिया है। G3 में भी जो आइडिया है वो सेम है कि आप BG2 जा रहे हो, और साथ ही साथ बाद में जो आइडिया है वो नाइट E2 आके आप शॉर्ट कैसलिंग के लिए जा सकते हो। दोनों ही वेरिएशन बहुत ही खेले हुए हैं इसमें। हालांकि हम अगर देखें इसमें तो बिशप E2 के बाद नाइट A6 खेला। यही मुझे लगता है इसका मेन वेरिएशन भी है। नाइट A6 जितना मैंने भी प्रिपेयर किया था जब मैं राकेश के साथ खेला था, या उसके पहले भी जब भी मैंने कारोकान देखा है, तो उसमें नाइट A6 और क्वीन B6 बहुत ही दो इंपॉर्टेंट मूव्स है, और इसी के साथ आप जा सकते हो आगे। सो बिशप F3 खेला, ऑब्वियसली D5 को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। और यहाँ पे जो है गेम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी आप देखिए कि एक्चुअली जो मेन लाइन है बहुत सारे, उनमें आप क्वीन B6 भी जा सकते हो, जिसमें आप नाइट G2 को, इवन आप बिशप G4 भी आ सकते हो, इवन आप क्वीन इंटू B3, AB3 एंड देन नाइट B4 आ सकते हो। नाइट C2 चेक आ रहा है जिसमें शॉर्ट कैंसिल करना जरूरी है, एंड देन रुक D8। और डेफिनेटली ये एक ऐसा सिचुएशन है जो ओपनिंग के बहुत ही स्टार्टिंग फेज पे, और ये इसमें बहुत सारे गेम्स आपको देखने मिलेंगे, राइट?
क्वीन बी6 एक मेजर वेरिएशन है इसमें वैसे देखा जाए तो। लेकिन आफ्टर बिशप F3 जियोंग जेफरी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन खेला यहाँ पे B5। अब आप देखिए कि ऑलरेडी व्हाइट एक पॉन अप है, ब्लैक जो है वो एक पॉन सैक्रिफाइस दे रहा है और साथ ही साथ इस पूरे डायगोनल पे अभी भी प्रॉब्लम है। मेन आइडिया ये है कि अगर आप पॉन मार लेते हो तो आपका किंग क्योंकि सेंटर में है तो आपको हमेशा उसमें दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ नाइट E2 और शॉर्ट कैसलिंग को अभी और 2 मूव बाकी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है इस पर्टिकुलर पोजीशन का, बिकॉज जब आपका किंग सेंटर में होता है तो उस वक्त एक्टिविटी ओपोनेंट को ज़्यादा फायदा कर सकती है रादर देन कि हम पॉन्स के पीछे और बाकी चीज़ों के पीछे हम भागें। तो B5 खेला यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत ये थी, एक्चुअली गेम में उन्होंने नाइट G2 खेला और सिंपली मैग्नस ने सोचा कि शॉर्ट कैस्लिंग करके पहले किंग को सेव कर लेते हैं फिर उस पॉन के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं क्विकली कि क्या हो सकता था, क्वीन B5 अगर आप मारते तो रुक B8 आ रहा था, जिसमें मे बी आप अगर क्वीन A4 जाते हो तो नाइट B4 आ रहा है। और अभी डिफिकल्टीज हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि किंग सेंटर में है, अभी तक कैसलिंग रेडी नहीं है तो नाइट E2 नहीं जा सकते हो बिकॉज नाइट D3 चेक आ रहा है, और साथ ही साथ नाइट इंटू D5 का भी ऑप्शन है। सो ब्लैक के पास बहुत सारी एक्टिविटी है इसमें, और एवरी सिंगल पीस, मतलब सिर्फ आप F8 को छोड़ दीजिए तो हर एक पीस अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, जबकि व्हाइट के लिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे पीसेस हैं जो अभी तक गेम में आई नहीं, तो ये दिक्कत हो सकती थी। और अगर आप नाइट इंटू B5 मारते तो डेफिनेटली रुक B8 आ रहा था, एंड आई थिंक ये जो पिन है ये बहुत ही अनोइंग रहता, बहुत ही डिफिकल्ट होता वाइट के लिए। सो उन्होंने नाइट G2 खेला यहाँ पे, रुक B8, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअली रुक B8 से वैसे देखा जाए तो नाइट इंटू B5 अभी भी मुश्किल है बिकॉज फिर से वही नाइट C7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट निकाला यहाँ पे, और उन्होंने बिशप F4 खेल दिया। सो यहाँ पे रुक B6 खेला, रुक पे अटैक था, एंड देन ही गोज फॉर नाइट इंटू B5। अब जब आप नाइट इंटू B5 मार चुके हो तो आप एक बार थोड़ा पॉन जो है वो काउंट कर लीजिए। आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे पॉन्स जो है, मतलब 2 पॉन तो बहुत ही स्ट्रांग हमको दिख रहे हैं जो जो उनके पास एक्स्ट्रा है, और साथ ही साथ A7 पे प्रेशर है। इस पोजीशन में आप E6 खेलोगे तो वो एक्सचेंज हो रहा है, तो डिफिकल्टीज तो अभी भी है यहाँ पे। लेकिन यही पोजीशन थी जिसको मैं बोलूंगा कि बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि हाँ, ये जो गेम हुआ उसमें जो मूव्स है, कुछ मूव्स ऐसे थे जो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स थे, राइट, जो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहे थे, और जो गेम था वो कंप्लीटली अनक्लियर जोन में जा रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा पॉज करके भी बीच बीच में आप चेक करते रहो जब आपको लगे कि ये पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और आपको उसमें देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेला जेफरी ने G5। अगर आपने ये वेरिएशन बहुत अच्छे से कभी देखा है तो डेफिनेटली ऐसे मूव्स, ऐसे गेम्स आपने देखे होंगे उसमें, कभी कभी आ जाते हैं इसमें। लेकिन डेफिनेटली G5 यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव था। आइडिया बहुत क्लियर है इसका कि अगर आप इसको मारते हो तो जो मेन आइडिया था हमारा नाइट C7 जो एक्चुअली अभी नहीं हो रहा है वो पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो अगर आप बिशप इंटू G5 मारते हो तो सिंपली नाइट C7 आ रहा है। लेकिन हम क्विकली देख लेते हैं कि अगर वो नहीं मारा होता उसको तो क्या हो रहा है। सो यू कैन गो फॉर बिशप E5, जिसमें दिक्कत ये है कि G4 आ रहा था, और अभी प्रॉब्लम ये है कि बिशप ट्रैप हो रहा है। अगर आप बिशप इंटू F6 में भी बिशप इंटू F6 और बिशप E4 जाते भी हो तो भी जो मेन गोल था बिशप एक्सचेंज करने का वो हो चुका है, और नाइट C7 आ रहा है जिसमें इफ यू गो फॉर A4 तो A6 आ रहा है, और डेफिनेटली आपका जो पीस है वो मरने वाला है। मतलब जो जेफरी ने जो पॉन्स दिए थे अब उनके पास एक एक्स्ट्रा पीस आने वाला है जो कि एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, और डेफिनेटली ये पोजीशन उनके लिए अच्छी रहती। हालांकि G5 के बाद गेम में बिशप इंटू G5 मार दिया मैग्नस कार्लसन ने, नाइट C7 यही उसका मेन आइडिया था, A4 A6। अब फिर से एक पोजिशनल यहाँ पे बात सीखने लायक है मैग्नस कार्लसन ने जो खेला कि ओके, पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे व्हाइट के पास क्वीन साइड में एक एक्स्ट्रा पॉन है, सेंटर में उनके पास दोनों जो पॉन है वो एक्स्ट्रा है, मतलब 3 पॉन एक्स्ट्रा है। और ये जो सिचुएशन है नॉर्मली ऐसा बहुत कम बार होता है कि हमारे मतलब व्हाइट के एफ एच और जी पॉन एफ जी एच पॉन तीनों है, लेकिन ब्लैक का G6 पॉन मिसिंग है। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है एक्चुअली किंग के लिए, राइट। तो 3 पॉन एक्स्ट्रा होते हुए भी नाइट जो है वो ट्रैप हो चुका है, और ये पोजीशन अभी भी बहुत अनक्लियर है। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे जो खेला वो D6 खेला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था बिकॉज इस पॉन को ज्यादातर आप गेम में रखने की
कोशिश करेंगे तो पोजिशनली वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज अगर एक बार नाइट इंटू D5 आ जाता है तो फिर आपको मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है ब्लैक को। लेकिन इस पॉन को देने से होगा ये कि ये बिशप एक तो ओपन हो रहा है, साथ ही जब आप पॉन से मारोगे तो इस पूरे डायगोनल में भी प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि F6 पिन हो जाएगा। और अगर एक बार शॉर्ट कैसलिंग हो जाती है तो मे बी यू कैन प्ले नाइट G3 नाइट H5। तो उसमें आपको लग रहा है कि जो नाइट है उसको बहुत दिक्कत हो रही है, राइट। सो यहाँ पे ED6 मुझे लगा कि फोर्स्ड ही था, एंड देन ही वेंट फॉर शॉर्ट कैसल। ये बहुत ही आसान मूव था, बहुत ही नेचुरल मूव था मुझे लगा, बिकॉज किंग को आपको सेफ रखना बहुत बार ज़रूरी होता है, और खासकर जब आप ऐसे पोजीशन खेल रहे हो जहाँ पे आपका पीस मर रहा है और आपको एक्टिविटी के लिए खेलना है, तो आपको किंग को बहुत सेफ रखना ज़रूरी है, राइट। सो यहाँ पे A into B5 खेला, जो कि ओनली मूव था मुझे लगा। A5 ऑब्वियसली आपको ये एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही एक पॉन है जो गेम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्रिएट कर सकता है वाइट के लिए, और ओनली आई थिंक वो उसका लाइफ है इसमें बने रहने का। यहाँ पे ब्लैक के पास दो ऑप्शन थे, वन वाज रुक A6 और दूसरा जो है वो रुक B8 था। इसमें एक्चुअली उन्होंने रुक B8 खेला। हालांकि जितने भी हमने एनालिसिस बाद में देखे थे, यहाँ लाइव जब मैं गेम देख रहा था तो मुझे याद है कि मॉरिस एशले जो जो कि एक उन्होंने ही मुझे लगता है क्लच चेस जो है वो उसका जो कंसेप्ट है वो सोचा था, और उन्होंने भी बोला था कि रुक A6 एक्चुअली ज़्यादा बेटर है इसमें। लेकिन रुक B8 खेला यहाँ पे, और फाइनली जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि उन्होंने D6 इसलिए दिया था बिकॉज उनको ये जो पिन है वो यूज़ करना था, और नाइट G3 खेला। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है पोजीशन प्रैक्टिकली। अब आप देखिए यहाँ पे कि मैग्नस कार्लसन एक पूरा पीस डाउन है सिर्फ 2 पॉन के लिए, लेकिन जो पॉन स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 सभी सेपरेट हो चुके हैं, सभी आइसोलेट हो चुके हैं, राइट। तो मिस्टेक्स होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा है इसमें, ब्लैक केस में। सो उन्होंने खेला नाइट E6। जब मैं लाइव देख रहा था तो मुझे याद है नाइट E6 खेलते वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा देर नहीं सोचा था। हालांकि टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था जियोंग जेफरी के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं सोचा था। क्विकली हमको यहाँ पे बिशप E3 खेलना ही पड़ेगा जो मैग्नस कार्लसन ने खेला था यहाँ पे। हालांकि आप बिशप H4 नहीं जा सकते हो बिकॉज सिंपली यहाँ पे नाइट कट D4 आ रहा है। सो ये एक बहुत ही इजी पोजीशन हो जाता उनके लिए। सो बिशप E3 खेला, और यहाँ पर नाइट C7 वापस आ गए वो क्विकली। मुझे लगता है 5 या 10 सेकंड में उन्होंने नाइट C7 वापस खेल दिया था, राइट। और यहाँ पे ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मैग्नस कार्लसन एक पीस डाउन है और सिर्फ 2 पॉन है उनके पास, और ज़्यादा में ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ये एक पॉन है जिससे वो काउंटर क्रिएट कर सकते हैं। और जेफरी एक हिसाब से उनको ऑफर कर रहे हैं कि ये पोजीशन आप ड्रॉ के लिए रेडी हो जाओ, राइट। उसीलिए उन्होंने नाइट C7 वापस खेला था। मैग्नस ने फिर से एक बार BG5 खेला, नाइट E6 बिशप E3 नाइट C7। अब एक बात बहुत क्लियर थी कि यहाँ पे जो है ब्लैक जो है वो रेडी है ड्रॉ करने के लिए, और उनको लग रहा है कि भले ही मैं पीस अप हूँ लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो और वाइट जो है वो पीस डाउन है। लेकिन आपको जैसे हम बात करते हैं कि मैग्नस कार्लसन क्यों उनका इतना नाम है, या जितने भी आज तक ग्रेटेस्ट प्लेयर आए हैं क्यों सब लोग उनका नाम उसमें ऐड करते हैं मैग्नस कार्लसन का, क्योंकि इस गेम में हमको देखने मिला कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितना ज़्यादा है चेस का, पहली बात। दूसरी बात, उनमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। खराब पोजीशन या ऐसे पोजीशन, अनक्लियर पोजीशन जिनमें उसको वो खुद पीस डाउन है लेकिन वो ड्रॉ नहीं मान रहे, ये बहुत बड़ी बात है फिलहाल। और ओपोनेंट जो है कोई ऐसा मतलब नॉर्मल प्लेयर नहीं है, इज 2700 क्रॉस प्लेयर है, राइट, जियोंग जेफरी। सो उनको पता होगा कि डेफिनेटली इसमें मैं हार भी सकता हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हारने की रिस्क लेकर जीतने में जो मजा है वो शायद नॉर्मल अच्छी पोजीशन में भी नहीं है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अनक्लियर पोजीशंस में आपको कभी कभी डिसाइड करना पड़ता है। कभी कभी लास्ट राउंड में ऐसा हो सकता है कि आपको जीतना कंपलसरी है, आपको जीत के ही बहुत अच्छा प्राइज लिस्ट में आ रहे हो, या और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें सिलेक्शन है, तो तब एक बात अलग बात है। लेकिन ये गेम का टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड था, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा जब मैं लाइव देख रहा था तो बहुत लोग उसमें मतलब शॉकिंग इसमें देखिए यार वो खेल रहे हैं अभी भी। सो यहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट किया ड्रॉ और रुक F7 खेला। हालांकि जेफरी ने कोई ऐसा ड्रॉ ऑफर नहीं किया था सामने से, बट जिस हिसाब से वो रिपीटेशन कर रहे थे परपेचुअल यहाँ पे हो सकता था और ड्रॉ हो सकता था। लेकिन रुक F7 खेला, बिशप E6 क्वीन D1।
अभी भी ये पोजीशन प्रॉब्लम में है बिकॉज जिस हिसाब से ये जो बिशप लगा हुआ है और पॉन जो आगे बढ़ रहा है इसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले उन्होंने बोला था कि रुक A6 अच्छा था जस्ट टू स्टॉप दिस पॉन। सो यहाँ पे नाइट FD5 खेला और जो जो आइडिया था बिशप पिन करने का पहले और नाइट H5 जाने का वो भी नहीं आ सकता है यहाँ पे। हालांकि जैसे ही यहाँ पे नाइट FD5 खेला तो यहाँ पे A6 खेला व्हाइट ने पहले, और ऑब्वियसली जो पासर पॉन है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। रुक 8 खेला, A7 बहुत ही आसान सा मूव है, बहुत नेचुरल मूव लग रहा है। क्वीन E7 फाइनली उनको लगा कि जब भी मैं अगर ये नाइट कहीं रिमूव करता हूँ तो रुक A7 एक थ्रेट है क्योंकि क्वीन एक्स्ट्रा अटैक उसको दे रहा है, और साथ ही साथ रुक भी अभी कनेक्टेड हो गए हैं, तो ये एक ठीक ठाक मूव लगा मुझे जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ जब आप नाइट इंटू E3 मारोगे तो आप इस बिशप को रिमूव करके क्वीन से इस पे अटैक भी कर सकते हो। सो एक यूजफुल मूव था, मुझे लगा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं था। हालांकि यहाँ पे जब नाइट H5 खेला तो जेफरी ने यहाँ पे नाइट इंटू E3 मारा, F इंटू E3 और बिशप H6। अब आप देख सकते हैं कि बिशप इंटू 8 मर रहा है लेकिन बिशप इंटू E3 थ्रेट है यहाँ पे, और C1 और G1 पे दोनों पे डबल अटैक है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच के उन्होंने बिशप इंटू 8 मारा। हालांकि अगर हम इसको क्वीन से सपोर्ट देते कहीं पे D3 या फिर रुक A3 में भी तो भी चल जाता, बट उन्होंने एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन देखा था जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये होंगी कि जब आप बिशप इंटू E3 मार के किंग H1 जाओगे, हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, किंग H1 एंड बिशप C1 क्वीन C1, तब सबसे बड़ी बात ये होंगी कि जो किंग का जो सबसे मेन डिफेंडर था वो अभी नहीं है बोर्ड पे, और अभी भी A7 पॉन जो है उसको मारना इतना आसान नहीं है। सो ब्लैक ने रुक इंटू 8 खेला। अब यहाँ पे दो दिक्कत है, एक तो क्वीन H6 आ रहा है, लेकिन क्वीन H6 में सबसे इजी बात यह है कि जैसे ही आप क्वीन H6 खेलोगे तो नाइट E8 आ रहा है और अब दोनों ही चेक जो है, मतलब नाइट F6 चेक और क्वीन H7 मेट, ये बंद हो गया और क्वीन G7 भी नहीं आ रहा है। सो ये एक बहुत इजी था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही रुक 8 खेला तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी मूव खेला, क्वीन C3। ये बहुत ही मुश्किल था बोर्ड पे, जल्दी से क्विकली देख लेना, बिकॉज जो नेचुरल मूव्स लग रहे थे वो क्वीन H6 और क्वीन C6 लग रहे थे, और ये दोनों ही सभी जो एनालिसिस में भी मैं देख रहा था तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्वीन C3 जो है बहुत ट्रिकी मूव है, बिकॉज आप देखिए कि G7 पे जो थ्रेट है, नॉट ओनली क्वीन G3 बट जो मेन आइडिया वो ये है कि D5 खेल देंगे, अभी बिशप पे अटैक है और क्वीन जो है वो G7 पे मात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी मूव था। हालांकि यहाँ पे नाइट D5 खेला उन्होंने क्विकली, क्वीन C6, फिलहाल क्वीन चेक देने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, उनको शायद यही लगा। लेकिन अगर हम देखें इसको क्विकली तो क्वीन G3 आ रहा था जिसमें कि अगर हम देखें तो किंग H8 तो आप जा नहीं सकते हो बिकॉज सिंपली यहाँ पे क्वीन G7 मेट हो रहा है। लेकिन अगर आप किंग F8 भी जाते हो तो यहाँ पे क्वीन चेक आ रहा है, किंग E8, और यहाँ पे एक मैंने जब एनालिसिस में देखा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन था नाइट F6, जिसमें आप अगर मारते हो तो क्वीन H8 चेक आ रहा है। अब आप किंग नहीं रिमूव कर सकते हो D7 पे बिकॉज 8 मर रहा है और ये कंप्लीटली विनिंग रहता। लेकिन अगर आप क्वीन F8 भी खेलते हो तो F6 मर रहा है, और अभी भी ये पोजीशन मुझे लगता है व्हाइट के लिए मतलब अच्छी लग रही है प्रैक्टिकली, और खासकर जब टाइम प्रेशर आता है तो ऐसे पोजीशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं डिफेंड करना, राइट। सो गेम में हालांकि उन्होंने नाइट D5 के बाद क्वीन C6 खेला और वापस से नाइट C7 आ गए, और इसमें वो क्वीन G3 नहीं गए थे। अब जैसे ही नाइट C7 आया तो मुझे लगता है फिर से अगर वो क्वीन C3 वापस आते तो डेफिनेटली नाइट D5 आके ब्लैक इज हैप्पी विद द ड्रॉ। लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से उन्होंने पहले रिजेक्ट किया था अब तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि अब तो ये पोजीशन और अच्छी लग रही है, इम्प्रूव्ड लग रही है। सो नाइट C7 के बाद मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे क्वीन B7 खेला, और अभी बहुत सारे ट्रिकी मूव्स हैं यहाँ पे बिकॉज आप देखिए कि यहाँ पे क्वीन B8 जैसे मूव्स भी आ रहे हैं, रुक C7 आ रहा है, बिशप आई थिंक C8 जो है, इसमें अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली क्वीन B8 आ रहा है, और इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि रुक C1 आके इन दोनों पे प्रॉब्लम है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हालांकि क्वीन B7 के बाद BD5 एक आ सकता था, पॉसिबिलिटी थी, बट यहाँ पे बहुत टाइम कम हो गया था तो आप बोल नहीं सकते हो कि परफेक्शन जो है वो इतना इजीली आ सकता है किसी भी तरफ से। तो यहाँ पे पहली मिस्टेक किया मुझे लगता है गेम का यहाँ पे उन्होंने, जो कि क्रूशियल मिस्टेक था एक, और यहाँ से मुझे लगता है ब्लैक के पास जो एडवांटेज था वो तो अभी कोई बात ही नहीं रही। लेकिन यहाँ से जो पोजीशन आई हम क्विकली उसको देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन B8 चेक दिया, आई थिंक ये मिस किया था ब्लैक ने वहाँ पे,
क्वीन F8 और कोई मूव नहीं है। क्वीन E8 को नाइट F6 आ रहा है, नाइट E8 को आई थिंक क्वीन कट A8 आ रहा है, और आप अगर बिशप C8 जाते हो तो रुक C1 आ रहा है। सो सभी में ही प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे। तो क्वीन B8 को यहाँ पे क्वीन F8 खेला, और फाइनली यहाँ पे नाइट F6 चेक, किंग टू G7, क्वीन टेक्स क्वीन, किंग टेक्स क्वीन, और नाइट इनटू G4। अब आप देखिए कि कहाँ से वो उन्होंने मूव नंबर 13 या 15 के आसपास सैक्रिफाइस देने का सोचा था पीस। मतलब वो फोर्स्ड ही था एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अब जो सिचुएशन आई है ऑन मूव नंबर 37, वहां पे मैग्नस कार्लसन एक पॉन अप है, और वो जो पॉन है वो 7th रो का पॉन है, तो इतना इजी नहीं इसको मारना। और हमेशा इसके बदले जो जो ब्लैक है उसको कोई ना कोई पीस उधर रखना पड़ेगा टू स्टॉप दैट पॉन, राइट। सो किंग E7 खेला। आइडिया यही है कि आप सिंपली किंग इधर लाके इसको मार सकते हो रुक से, और नाइट एंडिंग में भी आप होप कर सकते हो कि कहीं से होल्ड हो जाए, राइट। लेकिन इसके बाद नाइट E3 खेला, किंग टू D7, D5। ये एक बहुत ही अच्छा मूव था, इंपॉर्टेंट मूव था, बिकॉज इससे हुआ ये कि नाइट जो है वो हमेशा ब्लॉक हो गया, नाइट D5 मर नहीं रहा है, E3 हमेशा प्रोटेक्शन है उसको। और साथ ही साथ जब आप किंग C8 वगैरह जाओगे तो नाइट F5 जैसे मूव्स आ रहे हैं। सो किंग C8 खेला, यहाँ पे नाइट F5, D6 मर रहे हैं, वापस आना पड़ा यहाँ पे। और फाइनली आफ्टर H4, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था, बिकॉज कुछ कंडीशंस में आप इस पॉन के भरोसे भी आप खेल सकते हो, राइट। सो और खासी साथ ही साथ बैक रैंक का भी कोई इशू नहीं है। सो नाइट इंटू D5 मारा यहाँ पे, रुक A6, D6 पे थ्रेट है, नाइट C7, रुक इंटू D6, किंग D8, सॉरी किंग E8, एंड देन रुक H6। फाइनली जो बोर्ड पे एक्स्ट्रा पॉन थी A7 की वो तो मर गई, लेकिन अब दिक्कत ये है कि H7 मर रहा है, और जहां पे पूरे गेम में जो प्रेशर था वो A पॉन के बदले था, अब ऑन मूव नंबर 45 अब जाके पॉन जो है वो जो प्रेशर है वो H पॉन से बन रहा है। तो ये एक बहुत ही फनी सा लग रहा था जब मैंने वो गेम देखा था कि पूरा 40 मूव 45 मूव तक आप A पॉन के भरोसे प्रेशर दे रहे हो, फिर आप वो देके फिर से नया एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, और वो अगले रुक पॉन के से है। सो यहाँ पे नाइट E6 खेला ब्लैक ने, H5 अब उसको रोकना बहुत मुश्किल है, बहुत ही फास्ट जा रहा है वो पॉन। B4, H6, रुक टू आई थिंक A5, नाइट जो है वो मर रहा है, तो डेफिनेटली उसको बचाने के लिए उन्होंने G4 खेला, और फाइनली रुक A1 चेक दिया, किंग टू H2, रुक A2। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिफेंस ढूंढ लिया था एक्चुअली जेफरी ने, कि अगर आप रुक चेक देते हो, किंग टू D7 एंड किंग G3 खेला एक्चुअली उन्होंने। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आप पॉन पुश करते हो इमीडिएटली तो रुक इनटू B2 आ रहा था, जिसमें अगर आप यहाँ जा रहे हो किंग G3, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे रुक चेक आ रहा है फिर से, यहाँ पे रुक B3 में भी आप किंग H4 जा सकते हो, जिसमें शायद नाइट F4 जैसे मूव्स हमेशा अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि रुक D8 चेक आ रहा है, तो भले ही आप अगर किंग कहीं इसको मार तो नहीं सकते हो, आप मार चेक आ रही है और क्वीन बन रहा है सीधा, लेकिन अगर आप किंग कहीं खेलते हो तो भी आपका शायद पीस तो आपको मरेगा ही, क्योंकि H8 को भले ही नाइट G6 चेक आके H8 मर रहा है, लेकिन उसमें भी व्हाइट जो है वो एक्स्ट्रा पीस के साथ खेलेंगे, और डेफिनेटली वो पोजीशन जीतनी चाहिए। हालांकि गेम में उन्होंने किंग D7 को किंग G3 खेल दिया, रुक B2 एंड देन H7। अब फिर से दिक्कत ये हुई कि वही पोजीशन आ गई जो हम देख रहे थे अभी, रुक B3, किंग H4 एंड रुक टू B8। इसके पहले हमने देखा था कि इसमें नाइट F4 क्यों नहीं चल रहा था। रुक B1 एक्चुअली उन्होंने अच्छा ढूंढ लिया, बिकॉज इसमें अभी आप डायरेक्टली अगर आप रुक D8 चेक देते हो तो नाइट इंटू मार देगा और चेक नहीं आ रही है, और अगर आप क्वीन बनाओगे तो रुक H1 चेक। और तो यहाँ पे मुझे जहां तक याद है वीडियो में मैं देख रहा था तो मैग्नस कार्लसन बहुत थोड़ा हैप्पी नहीं थे अपने पोजीशन से, लेकिन उन्होंने यहाँ पे G5 खेला, B3, एंड फाइनली नाइट G3 आ गए। ये एक बहुत मुश्किल वाली बात थी। हालांकि अगर वो नाइट B3 की जगह पहले चेक दे देते यहाँ पे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी थी व्हाइट के पास, सॉरी ब्लैक के पास, और किंग G4 को भी ये कंटिन्यूशन हो सकती थी, बाद में आप B3 आ सकते हो, बिकॉज अब अगर नाइट G3 खेला तो अब आपके पास एटलीस्ट रुक H2 जैसे मूव्स अवेलेबल हैं। हालांकि उन्होंने जैसे ही B3 खेला तो क्विकली मैग्नस कार्लसन ने नाइट G1 खेल दिया था यहाँ पे, एंड आफ्टर नाइट F4 किंग G4 खेला यहाँ पे, नाइट टू G6, रुक G8। और अब सिंपल आइडिया है कि रुक इंटू G6 मार के H8 जो है वो क्वीन बन रहा है। B2 खेला यहाँ पे, रुक इंटू G6, रुक H1। अब दिक्कत ये है कि अगर आप नाइट इंटू H1 मारते हो तो उसका भी क्वीन बोर्ड पे अवेलेबल है, और अगर आप क्वीन बनाओगे तो डेफिनेटली बोर्ड पे चेक
है ब्लैक के पास बहुत सारे, पॉन इनटू रुक भी मर रहा है और वो पोजीशन भी आपको खेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पे जैसे ही B2 खेला तो आफ्टर रुक G6 रुक H1 और मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे सबसे इजी सॉल्यूशन ढूंढ लिया, रुक B6। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो कुछ बचा नहीं है खेलने को, बिकॉज अगर आप H7 मारते हो तो आपका B2 मर रहा है और विथ एक्स्ट्रा नाइट ऑन द बोर्ड, और क्योंकि एक पॉन भी है तो ऑब्वियसली वो एक्सचेंज नहीं करने देंगे और वो पोजीशन आराम से जीत सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्वीन बनाते हो तो भी रुक इनटू मार सकते हो, बिकॉज अगर आप रुक इनटू B1 मारते हो तो H8 क्वीन बन रहा है। सो अल्टीमेटली वो पीस डाउन वाली पोजीशन जेफरी को नहीं लगाऊंगा कि बचा सकते हैं। और यहाँ पर आकर ऑन मूव नंबर 59 जियोंग जेफरी ने रिजाइन कर दिया। और मुझे लगता है कि मैग्नस कार्लसन ने पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन में जितने भी अच्छे गेम खेले उनमें से ये या फिर शायद उन सब में सबसे बेस्ट गेम मुझे लगता है ये खेला है उन्होंने। और खासकर जो रैपिड फॉर्मेट है उसमें आपको डिसीजंस बहुत क्विकली लेने होते हैं, और मैग्नस कार्लसन के जितने गेम्स आप देखो उतना आपको लगता है कि नहीं, ये इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास है ही सीखने को। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छा गेम हुआ था। और मैं एक्चुअली ये 2 दिन पहले हुआ था गेम, तो मुझे एक्चुअली मैं देख रहा था कि कैसे टाइम मैनेज होता है कि हम उस पर एक वीडियो बनाए और डिटेल में बनाए। तो मैंने बहुत सारा उसको एनालाइज किया था, कोशिश की थी कि जितने भी पॉइंट्स उसमें हुए थे वो मैं कवर करूं। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ गेम हुए हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप मुझे भेज सकते हैं। आपके अपने भी अगर कोई बहुत अच्छा गेम आपको लग रहा है आपने खेला है तो आप भेजिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम कुछ लोगों के लिए तो वीडियो बनाऊं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। अभी तक के लिए मुझे लगा ये सब जितना भी हमने किया ठीक हुआ था। और बाय, थैंक यू।